Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही इजी चैप्टर है और हर बार आपके सीटेड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे उठा के तो कई बार फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को भी स्किप नहीं कर सकते। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की कहानी। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलिए जल्दी से समझेंगे इसे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में यानी कि डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखते हैं और इन परिवर्तन में आप देखेंगे कि एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। एक पदार्थ हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ भी सम्मिलित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लें तो दूध से दही का जमना, ये एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है तो दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। कभी कभी आप और एग्जाम्पल लें तो जैसे कि पानी में शक्कर घोलते हैं तो शक्कर का विलयन बनाना यानी सॉल्यूशन बनाना, तो ये एक तरह का परिवर्तन है, राइट। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल चेंज की कहानी, यानी कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो एग्जाम्पल में अगर आप लें, एकदम इजी वे में समझे, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे पेपर का। मान लीजिए आपने कोई पेपर लिया, उसको प्रेस कर दिया, तो क्या वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना? नहीं बना। अगर आप दूसरा उदाहरण लें चॉक पाउडर का, तो मान लीजिए आप चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो और चॉक, जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो चॉक से, तो जो पाउडर होता है वो नीचे गिरता है चॉक का भुरभुरा होकर के, राइट। तो आप उस पाउडर को दोबारा से लेकर के उस चूड़ को यानी उस पाउडर को लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर आप पेस्ट बना सकते हो। पेस्ट बना के उसको फिर से आप चॉक के आकार में बेलकर सुखा सकते हो और सुखाने के बाद उसको आप चाहो तो फिर से चॉक बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, ना पेपर वाले केस में ना चॉक वाले। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस एंड आइस इनटू वाटर, यानी कि आप चाहो तो पानी से बर्फ़ बना सकते हो और बर्फ़ को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, बर्फ़ से फिर से पानी बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल उनके जो शेप होते हैं, साइज़ होते हैं, कलर होते हैं, उनमें चेंज होता है। यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, पदार्थ के आकार, माप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। देयर इज ओनली अ चेंज इन देयर स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, size, color, etc. and no new substance is formed and generally the changes are reversible or called physical change। देखिए रिवर्सिबल, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से फिर से आइस बना सकते हैं और ये टेम्परोरी होता है, यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, राइट। देखिए आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन हो जाता है, वही आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि फिजिकल चेंज कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उनकी, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो बाहरी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वही कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। ओके, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज के बारे में। तो हमने अपने फिजिकल चेंज में पढ़ा कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते, वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट कर सकते। बट जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारा केमिकल चेंज होता है, वो होता है इरिवर्सिबल। ओके, वो इरिवर्सिबल होता है। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लकड़ी का ले लें, तो लकड़ी को अगर आपने आग में जलाया तो वहाँ पे वो राख में परिवर्तित हो गई, तो क्या आप दोबारा उस राख को लकड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे जो सब्सटेंस चेंज होते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है।
केमिकल चेंज में किसी भी पदार्थ का आप एग्जाम्पल लें तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सड़े हुए वेजिटेबल्स का ले लें, अगर आप कुकिंग में ले लें तो आप दाल बनाते हो, पकी दाल को फिर से कच्ची दाल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भोजन बनाते हो तो भोजन जब पक जाती है तो पके हुए भोजन को आप कच्चे भोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप दही का एग्जाम्पल ले लो, तो मिल्क से जब आप दूध से जब आप दही बनाते हो, देखिए आपके एनसीईआरटी में रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज को उदाहरण के भांति समझाया गया है। पहला उदाहरण है लोहे में जंग लगना। देखिए आप सभी ने अपनी लाइफ में या फिर कभी ना कभी देखा होगा, किसी भी लोहे की जो चीज़ होती है, लोहे की जो ऑब्जेक्ट होती है, उसके ऊपर अगर आप उसको खुले में या फिर बहुत लंबे समय तक ऐसे रख देंगे तो उस पर जंग लग जाता है, राइट। सो ऐसा ये जो जंग लगता है ये कैसे लगता है, उसको जैसे हम बोलते हैं रस्टिंग, तो ये तभी होता है जब आप उसको एयर के कॉन्टेक्ट में या फिर मान लीजिए जब आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को ऐसे खुले में या फिर लंबे समय तक के लिए रख देते हो, तब वहाँ पे मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो एयर में होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के, यानी कि लोहे के जो ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे रस्टिंग यानी कि जंग लगना लग जाता है उस आयरन ऑब्जेक्ट में। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, यानी कि रेड ब्राउन सॉलिड। ओके, रेड ब्राउन सॉलिड परत जम जाती है, यह पदार्थ जंग कहलाता है, यानी कि रस्ट कहलाता है। और यह प्रक्रम जो होता है, यह प्रक्रिया जो होता है, या जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं जंग लगना, यानी कि रस्टिंग। ओके, रस्टिंग ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। रस्टिंग किसे कहते हैं, तो जो लोहे में हमारा जंग लगता है, मान लीजिए कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, रस्टिंग तब होगी जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो एयर में है वो कांटेक्ट में आए किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के साथ, तब रस्टिंग होती है वहाँ पे। ओके, चलिए अभी आगे हम उसको और अच्छे से समझेंगे। अभी आपके एनसीईआरटी में आगे भी एक जगह वो दे रखा, उसका मेथड भी समझेंगे वहाँ पे, कैसे हम उसको बचाते हैं, आयरन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, और वहाँ पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन जो दे रखी, केमिकल चेंज जो दे रखा उसको समझेंगे। देखिए ये लोहे में कुछ जंग लगी वस्तुएं हैं जो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर के बाद ही समझाया गया है। अगला हमारा केमिकल चेंज का उदाहरण है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। ओके, यानी कि देखिए मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, मान लीजिए आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जलाया, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे कि जब वो रिबन जलेगा मैग्नीशियम का, तो वहाँ पे सफ़ेद कलर की चमकदार लाइट उत्पन्न होगी जिसको हम कहते हैं डेजलिंग फ्लेम। ओके, डेजलिंग फ्लेम, ये जो चमकदार श्वेत लाइट आपको दिखाई देगी उसको हम कहते हैं डेजलिंग फ्लेम। ओके, डेजलिंग फ्लेम, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब ये मैग्नीशियम, जो हमारा मैग्नीशियम का रिबन जो है वो जल रहा है, तो ये जलने के बाद से क्या बनाएगा, तो जब ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन जो है ये जल रहा है, तो जलने के बाद यहाँ पे कुछ पाउडर, कुछ राख के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होगा, कुछ भस्म के रूप में उत्पन्न होगा, राइट, जलने के बाद। तो उसको हम, वो जो न्यू सब्सटेंस बना वो क्या बना, वो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, जब वो रिबन जल रहा है वहाँ पे बहुत मतलब भयंकर तरीके में सफ़ेद लाइट, चमकदार लाइट वहाँ पे दिख रही है हमें, जिसको हम बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। और वो जलने के बाद जब मैग्नीशियम रिबन हमारा जल जाता है, जलने के बाद कुछ पाउडर दे देता है वहाँ पे, जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, कुछ भस्म के रूप में कुछ नया पाउडर वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, जो कि वो न्यू सब्सटेंस हमारा क्या बना, तो वो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। चलिए यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। देखिए इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए आगे दे रखा, भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनाती है, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को में जब हमने जल यानी कि वाटर को मिलाया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे उत्पन्न हुआ, जो कि हमारा बेस है। तो जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, जैसा कि हमने अपने एसिड बेस वाले में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक क्षारक है, यानी कि एक बेस है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नया पदार्थ है, जो हमने जो फीता जलाया तो इससे जो पदार्थ, जो पाउडर हमारा फॉर्म हुआ वो था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड
एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य पदार्थ है जो कि हमारा यहाँ बना MgOH2, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। जब हमारा ये पाउडर निकला जिसको हमने MgO बोला यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला, उसको जब हमने उस पाउडर को जब हमने जल में घोला तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हमने कहा MgOH2। ओके, और ये है हमारा बेस। और हमने अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी समझा था। देखिए यहाँ पे आप OH से ही समझ जाएंगे कि ये तो बेस है। और बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड के केस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक क्षारक है यानी कि बेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, तो इस केस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला रिएक्शन देखेंगे। देखिए आप लोगों को रिएक्शन यहाँ पे याद रखना है बस, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी कि CuSO4 जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं, और उसमें हमने डाला आयरन यानी कि लोहा। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा Fe है, जैसा कि हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे जो हमारा आयरन है यानी कि जो हमारा Fe है ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद SO4 के साथ आ जाएगा, और हमारा जो बना देगा आयरन सल्फेट विलयन यानी कि आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना देगा, खुद कॉपर को हटा के रिप्लेस करके आ जाएगा FeSO4। ओके, और कॉपर को अलग कर देगा यहाँ पे। ओके, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो कॉपर को हटा के यहाँ पे बना दिया अपना FeSO4 आयरन सल्फेट विलयन, और यहाँ पे आयरन खुद SO4 के साथ आ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। देखिए आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, आपके NCERT में फिगर के माध्यम से भी समझाया है। बस हमें यहाँ पे रिएक्शन अपना ध्यान रखना है, रिएक्शन ही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे सिरका का दे रखा एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको नाम एकदम अच्छे से याद रखना है क्योंकि नाम दे के मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बने हैं। सो एसिडिक अम्ल और खाने का सोडा हम मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला अभिक्रिया देखेंगे जो कि चूने के पानी का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। देखिए ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी हमने मिलाया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी, तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है, और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। यानी कि जब चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे उपस्थिति है, कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। अगर हम केमिकल चेंज को और इजी वे में समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हो गया पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब फ्यूल्स है राइट। तो जब हम उनको जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। क्यों होती है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इन फ्यूल्स में होता है हमारा कार्बन राइट। और जब हम इनको बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन में जब हम इनको बर्न करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब इस गैस से वापस हम कोल नहीं बना सकते ना, तो ये है हमारा केमिकल चेंज राइट। तो केमिकल चेंज वह परिवर्तन है जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल में आप ले ले रॉटिंग वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स का सड़ना, अगर वो सड़ गया तो आप दोबारा उसको वेजिटेबल में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। कुकिंग आप फूड का एग्जाम्पल ले लें, या फिर किसी भी सब्सटेंस को आप जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होगा वो बर्निंग से प्रोड्यूस होगा राइट। फॉर एग्जाम्पल आप फायर क्रैकर्स का ले लें तो वो भी केमिकल चेंज है जिसमें गैस, साउंड, हीट वगैरह प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा राइट। तो जो हमारा फूड है यानी कि जो कि फूड हमारा प्लांट से बनता है राइट, और केमिकल रिएक्शन से भी कंटेन होता है। डाइजेशन जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो है हमारे केमिकल चेंज। देखिए यहाँ पे दे रखा
रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि, ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उसका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। क्या होता है केमिकल चेंज में, आप देखेंगे कि वहाँ पे स्मेल में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, राइट। रंग में यानी कलर में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, किसी गैस का बनना, ये सब आपके केमिकल चेंज है, राइट। तो आई होप आप लोगों को केमिकल चेंज समझ में आ गया हो। केमिकल चेंज में साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें आप देखेंगे कि उसके स्मेल में भी परिवर्तन होगा, कलर में चेंज होगा, गैस जो होगा वहाँ पे गैस फॉर्म्ड होगा, राइट, और हीट, लाइट वगैरह रिलीज होगा यहाँ पे। तो देखिए अगेन लोहे में जंग लगना, इसको हमने ऊपर समझ लिया था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी कि पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि की ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। ओके, हमें यहाँ पे समीकरण ध्यान में रखना है। जो हमारा लोहा है यानी आयरन, Fe जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन वायु से प्लस वाटर, तो क्या हमारा फॉर्म हुआ जंग। यहाँ पे जंग वहाँ पे लगता है यानी कि रस्ट वहाँ पे लगता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। रस्ट जो फॉर्म होता है, जो फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस जो होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्ट को हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। और हम लोहे में जो जंग लगता है उसकी रोकथाम कैसे करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जाता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक किसी धातु की परत चढ़ाना है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आपने पानी के जहाज जो देखा होगा, पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। तो पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। और यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं यानी साल्ट्स भी पाए जाते हैं। तो लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वैसे ये पूछता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। आपके एनसीईआरटी में यहाँ बॉक्स में दे रखा है, ये आप लोगों को याद रखना है। जो स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातु यानी कि मेटल को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती। यानी कि स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग कार्बन इन आयरन एंड मेटल्स सच एज क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। ओके, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। लास्ट पॉइंट हमारा क्रिस्टलीकरण का है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स ऑफ जो प्योर और लार्ज साइज ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं सॉल्यूशन से, उसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं यानी क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है। कैसे, तो हम समझेंगे इसकी कहानी। मान लीजिए आपने वाटर लिया, ओके, वाटर आपने लिया, एक बीकर में वाटर ले लिया, इसमें आपने डाला कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ड्रॉप वाइज डाला और आप इसको स्टार्ट कर दिए हीट करना। ओके, हीटिंग स्टार्ट कर दिया और उसमें आप मिलाने लगे कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है आप इसमें मिलाने लगे।
ओके। तो अब आप क्या देखेंगे, आप तब तक इसमें कॉपर सल्फेट मिलाते रहे और उसको हिलाते रहे तब तक कि अब और कॉपर सल्फेट आप इसमें नहीं डाल सकते। तो आप इसमें डालते रहे और हिलाते रहे और कुछ देर बाद आप इसको ठंडा होने के लिए, रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तो आप बाद में क्या देखेंगे कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला। आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला और वहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 का क्रिस्टल आपको मिल गया। तो यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, कोई भी यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया ही ये कहलाएगी, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये फिजिकल चेंज है यानी भौतिक प्रक्रिया है। आई होप आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन की विधि समझ में आ गई हो, क्योंकि ये था आपका पूरा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाला चैप्टर जो हमने कवर किया। कल हम इस चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट में उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।